मुल्तान पर हमलावरी की वजूहात में सबसे बड़ी बात यहाँ के हरे भरे मैदान, खेत खलियान, फरबा यहाँ के जानवर और सबसे बड़ी बात इसके आबाद बाज़ार, इसके हुनरमंद जो कूंद से, जिन कूंद के पत्तों से कश्तियाँ और जहाज़ बना लेने का हुनर जानते थे। यहाँ पर सोने का काम और जवाहरात का काम बेताश होता था। और इसके अलावा यहाँ पर जो इबादत गाहें थीं हिंदुओं की, और उससे भी पहले जो बुद्ध मत की या दूसरी इबादत गाहें थीं, वहाँ पर बेतहाशा सोना जमा किया जाता था। तो ये वो सारी वजूहात थीं कि जिनकी बिना पर हमलावर जानता था कि अगर वो यहाँ हमला करेगा तो उसे बेतहाशा माल मिलेगा, बेतहाशा सोना मिलेगा, और फिर यहाँ के जफाकश जवान और तवाना जवान और उनको ले जाकर बाहर की मंडियों में ग़ुलाम बना के बेचा जाता था, और यहाँ की औरतों को ले जाकर कनीज़ बनाकर बाहर की मंडियों में, जो आलमी मंडियों में जाकर बेचा जाता था बतौर कनीज़ों के। तो यहाँ पर जो भी हमलावर आता वो पहले यहाँ के लोगों का हाफ़ज़ा ख़त्म करता, तारीख़ से उनका नाता तोड़ता, यहाँ की लाइब्रेरियों को जलाता, यहाँ के जो आलिम थे और लाइब्रेरियाँ थीं और उनको ख़त्म करता, और जो दानिश्वर थे उनको मार दिया जाता। अगर किसी को अमान मिलती तो वो काश्तकारों को अमान मिलती, या वो हुनरमंद जो हाथ से काम करने वाले दस्तकार होते थे, ताकि यहाँ के बाज़ार आबाद रहें, यहाँ की मार्केटें आबाद रहें, यहाँ पर बेतहाशा कारोबार हो, और उस कारोबार के नतीजे में जो हमलावर आया है उसके मकासद पूरे हों। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि ये खुशहाल तरीन ख़ित्ता था इस पूरे रीजन का, इस पूरी आबादी का, सब कॉन्टिनेंट में हम जिसे कहते हैं, और यहाँ पर रसाई भी आसान थी बनिस्बत दूसरे ख़ित्तों के। मुल्तान पर जो हमला आवरी का एक, अगर आप उसका खोज ढूंढते हैं, तारीख ढूंढते हैं, तो सबसे पहले जो मफरूज़ा आर्याओं का आ रहा है कि वो 4500 साल का उनका अरसा बयान किया जाता है क़ब्ल मसीह में। तो मैंने अपनी किताब मासरे मुल्तान में आर्याओं के वजूद से या आर्याओं की इधर हमला आवरी से इनकार किया है, और मैंने अपना उसमें जो दलीलें हैं और दलाइल हैं मैंने पूरी तफसील से उसमें दे दी हैं कि मैं कैसे नहीं मानता कि आर्या यहाँ आए थे। मेरे मुताबिक यहाँ पर हमला आवरी का जो पहला सुराग मिलता है वो जो उस वक्त पैरेलल गवर्नमेंट्स थीं दो, एक बाबुल की जैसे बेबीलोनियन गवर्नमेंट और सीरिया की। तो बेबीलोनियन गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, सल्तनत ख़त्म हो गई डायनेस्टी, और फिर सीरिया की रह गई, और वहाँ का जो हुक्मरान था नैनस 9वीं सदी क़ब्ल मसीह में, जिसने नैनवा शहर की बुनियाद रखी थी। तो उसके बाद शहज़ादी रामिस वहाँ बैठी। शहज़ादी रामिस जिसे आप कहते हैं कि बेपनाह जंगजू ज़हन की मालिक थी और अपनी हदूद को वसअत देने पर यकीन रखती थी। तो वो वहाँ से रवाना हुई और इधर से ईरान से होती हुई यहाँ तक पहुँची और मुल्तान पर हमलावर हुई, और मुल्तान को अपनी सल्तनत में उसने शामिल किया। और यहाँ से जब वो उसने शुमाली हिंद की तरफ रुख करना चाहा तो उसे एक तवील मज़ामत मिली वीर सेना की, और फिर वो यहाँ से वापस चली गई। ये कदीम तरीन एक शहादत हमें मिलती है शहज़ादी रामिस के हवाले से। उनके बाद हम देखते हैं कि ये सल्तनत रूबा ज़वाल हुई तो मेदिया वाले आ गए, और मुल्तान उनकी सल्तनत का एक अकलीम या जिसे कहें सूबा बन गया। इसी दौर में 7वीं सदी क़ब्ल मसीह में हम देखते हैं कि यहाँ मुल्तान पर दो बड़े हमले हुए। एक हमला जो ईरान का बादशाह था फरीदों, जो जमशेद का बेटा था, उसका हमला था, और वो तो हमला करके चला गया। और फिर एक हमला है सफ़ेद हुन, जिसे आप कहते हैं कि वो उस वक्त के तातारी कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे, उनका हमला था, और उनको यहाँ पर डिफेंड किया, उनके ख़िलाफ़ मज़ामत की जो मेदिया सल्तनत वालों ने, चूँकि मुल्तान मेदिया सल्तनत का आप कह सकते हैं कि उनकी अकलीम थी, सूबा था, और इसका दिफा की ज़िम्मेदारी उन्हीं पर थी, क्योंकि वो यहाँ से बेपनाह ख़राज लेते थे और वो सालाना ख़राज होता था। तो उसके बाद खामोशी दौर आया, और वहाँ से चलते चलते आखिरकार ये फिर आप इसे कह सकते हैं कि 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में, ये जब शहनशाह दारा ईरान का था, उसने इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया हमले के बाद, और ये उनके 20वीं अकलीम या 20वीं सूबे के तौर पर वहाँ शामिल हुआ। और आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्तान वाले 11 टन सोना
11 टन सोना हर साल बतौर टैक्स के या खराज के शहनशाह दारा को अदा किया करते थे। ये मुल्तान की खुशहाली थी और ये उसका पूरा पस मंज़र था कि यहाँ के लोग बेपनाह हुनरमंद, वो कश्तियाँ बना लेने वाले और बैरी जहाज़ बना लेने वाले कूंद्र के पत्तों से और उसे लेकर आगे बढ़ने वाले। तो दुनिया हैरान थी कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे हुनरमंद हैं, कैसे जफाकश हैं, कैसे दानिश्वर हैं। कदीम दौर से आज तक आप देखते हैं कि ये जो इलाका है मुल्तान का, ये हमेशा से ज़राअत का और सनत का ये मरकज़ रहा। जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया, यहाँ पर ये दरियाओं की सरज़मीन, इसके इर्द गिर्द सब दरिया बहते थे और फिर यहाँ पर खुशहाली, उनके खेत खलियान आबाद, इनके जानवर और माल मवेशी फरबा। ये लोग अपने जानवरों को ज़िबा भी नहीं किया करते थे कि जो दूध देने वाले जानवर ख़ास तौर पर उनको। यहाँ पर घोड़ों की आला से आला नस्ल यहाँ पाई जाती थी जो इन्हें सिखाती थी जफाकशी और उन पर घुड़सवारी के ज़रिए। लेकिन आप देखते हैं कि ये किसी पर हमला नहीं करते थे, दूसरों पर हमलावरी करने में अपना नुकसान नहीं करते थे और इनका यही काम था कि मेहनत करते थे और मेहनत से अपनी दौलत को फरामा करते थे। यहाँ ज़राअत के साथ साथ और जो हुनरमंदी थी वो बेपाया थी। यहाँ के लोग बेहतरीन नक्काश थे, या वो सोने और चांदी के और दूसरे धातुओं पे काम करने वाले थे। ज़रूफ़ साजी बेपनाह और ज़ेवरात बनाने में अपना ये सानी नहीं रखते थे। और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि ये चाहे कश्तीबानी हो, जहाज़रानी हो या दूसरे मामलात हों और आलात ज़राअत हों, इनमें तमाम में ये मुल्तान उस वक्त मरकज़ हुआ करता था क्योंकि इसके बाज़ारों में दूर दूर से आने वाले ताजिर यहाँ से माल ले जाया करते थे और दूर दूर की मंडियों से यहाँ माल लाया करते थे। और तिजारत का इतना बड़ा मरकज़ होने के सबब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना माल असबाब होगा कि जिसके सबब हर हमलावर ने यहाँ पर हमला करने की कोशिश की और यहाँ से वो हमेशा तख्त ताराज करते हुए, शहर को जलाते हुए यहाँ से बेपाया दौलत लेकर गया, चाहे वो ज़माना क़ब्ल मसीह का हो या ज़माना बाद मसीह का। अगर मुल्तान के आप मज़ाहिब में झांकें कि यहाँ पर को कितने मज़ाहिब रहे शुरू में, तो हमें जो अव्वलीन शहादत मिलती है वो ज़रतश्त के मज़ाहिब में से और बुद्ध मत की हमें मिलती है। और यहाँ बेताशा बुद्ध मत की दरगाहें थीं, उनकी इबादत गाहें थीं और फिर उनका ये पूरे मुल्तान में नंगे पाँव फिरने का जो एक सिलसिला था ये बुद्ध लोगों से यहाँ से अब तक ये चला आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाद के मज़हब में फिर हिंदू मज़हब का यहाँ पर खासा रहा और फिर इस्लाम 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम आए इधर सिंध में और मुल्तान पर भी उनका हमला हुआ, तो यहाँ पर अरब आने के बाद फिर इस्लाम मज़हब यहाँ का मेन मज़हब रहा। तो हम देखते हैं कि दुनिया भर के वो जितने मज़ाहिब थे कि जिन जिन लोगों का गुज़र यहाँ से होता रहा, उन लोगों ने अपने यहाँ पर आसार छोड़े हैं कदीम ज़माने से लेकर अब तक। मुल्तान ने बहुत नाम बदले। अगर आप ऋग्वेद में देखते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका अरसा तारीख़ 4500 साल पहले का है, तो उसमें इसका नाम सपत सिंधु, जो कि ये 7 दरियाओं की सरज़मीन कहलाती थी, और उसके साथ साथ इसका एक नाम मिसान भी उस वक्त था सपत सिंधु के साथ साथ। सपत सिंधु के बाद इसका नाम कश्यपपुरा पड़ा। कश्यपपुरा राजा हरण्यकश्यप जो प्रहलाद का बाप था, ये उसके नाम से पड़ा। और कहा जाता है कि जो राजा हरण्यकश्यप का दौर था वो दौर था कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 1500 साल पहले, जब इसका नाम हरण्यकश्यप था। कश्यपपुरा के बाद इसका नाम प्रहलादपुरा हुआ, प्रहलाद के नाम की निस्बत से। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका नाम सामपुरा, और सामपुरा के बाद मैत्रोन के बाद भागपुरा, और भागपुरा के बाद हम उसके बाद देखते हैं कि इसका नाम कहीं मूला पड़ा।
अब मूला संस्कृत में कहते हैं असल को, और फिर मूला से इसका नाम मलुआ हुआ। मलुआ मूला से उसकी एक शक्ल थी बनी हुई, और फिर मूला से मोला स्थान। अगर हम मूला को देखें तो मूला असल, अब और सबसे बड़ी चीज़, अब चूँकि यहाँ सूरज देवता का मंदिर था जिसकी परस्तिश की जाती थी, तो चूँकि सूरज को कायनात में मरकज़ी हैसियत हासिल है, इसलिए मुल्तान को भी इस पूरे खित्ते में मरकज़ी हैसियत हासिल थी, तो इसका नाम फिर मूला हुआ। और मूला के बाद मलोहा, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, और मलोहा से मलोहिस्तान, और फिर मुल्तान, और फिर अब मुल्तान होके रह गया। मुल्तान शुरू से इल्म व अदब का मरकज़ रहा है। हम देखते हैं कि मुल्तान के साथ साथ जो पहले शहर दो आबाद थे, हड़प्पा था या मोहनजोदड़ो थे, या उसके साथ उस वक्त के जितने आबाद शहर थे, वो मुख्तलिफ़ हमला आवरी में मलिया मेट होते चले गए और तबाह बर्बाद होते चले गए, लेकिन मुल्तान हर बार की तबाही के बाद फिर से आबाद रहा। और ये आप कह सकते हैं कि ये इस पूरे खित्ते में वो शहर है जो हर हमला आवरी के बाद और हर आतशज़दगी के बाद, हर दफ़ा जलाए जाने के बाद ये फिर से आबाद हुआ और इसने अपनी राख से अपने आप को पैदा किया। ये मुल्तान के एक ज़िंदा शहर होने की अलामत है। जब भी इसकी खुदाई हुई तो उसकी तह दर तह राख की लेयर्स मिली तह में। इसमें आप देखते हैं कि ईंटों की नीचे से तह मिलती है जो बताती हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे महलात को खंडर किया गया, कैसे कैसे उनको जलाया गया, कैसे लोगों को जलाया गया, और जो भी हमलावर आया उसने इसके गली कूचों में खून की नदियाँ बहा दी। लेकिन इसका जो तालीम और तहज़ीब से ताल्लुक़ था वो कभी नहीं टूटा। अब देखिए, जो प्रहलाद की इबादत गाह थी वो मंदिर कभी नहीं रही। जो प्रहलाद था वो मुहत था, तौहीद परस्त था, तो उसकी जो इबादत गाह थी वो पूरी एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती थी कि वहाँ पर जो उस वक्त की बड़ी ज़बानें, उनका अदब मज़ाहब से कता नज़र, तो वो पढ़ाया जाता था। लोग वहाँ संस्कृत सीखने आया करते थे, लोग वहाँ की जो दूसरी कदीम ज़बानें थीं वो सीखने आया करते थे, और दूर दूर से आप देखते हैं कि फिर वही मुल्तान का इल्म फ़ज़ल है, उसका नाता, उसका सिलसिला अभी तक चला आ रहा है। और वो कौन सा दौर था कि जब मुल्तान का यहाँ के इल्म व अदब से सिलसिला टूटा नहीं। मुल्तान इल्म व अदब में और उसकी फ़जीलत में अपनी एक अलग शनाख्त रखता है पूरे इस खित्ते में। और मुल्तान के में चाहे हुनरमंदी हो, हुनरमंदी से वाबस्ता जो प्रोफेशनल अलूम है, हुनर से वाबस्ता अलूम है, वो लिसानी अलूम है, वो मजहबी अलूम है, वो आसमानी अलूम है, वो ज़मीनी अलूम है, तमाम तर अलूम का ये मुल्तान मरकज़ चला आ रहा है और अभी तक है। और ऐसा एक दिन की बात नहीं, ये हज़ारों सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है और ये सिलसिला टूटा नहीं है। मैं समझता हूँ कि सीपैक के तहत मुल्तान को फिर से जोड़ना बड़ी बड़ी शाहराहों के ज़रिए दूसरे शहरों से और दूसरे मुल्कों से जो जुड़त का ये अमल चल रहा है, जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो फिर से वो ज़माना आने और वही रूट्स पुराने जहाँ से काफ़िले इधर आया करते थे, तिजारती काफ़िले आया करते थे, तो मैं इसका वो एक सुहाना मुस्तकबिल देख रहा हूँ कि जहाँ फिर से वही तिजारती काफ़िले उसी किस्म के यहाँ की तिजारत होगी और फिर से यहाँ की जो मंडियों में, यहाँ के मार्केट्स में उसी किस्म की गहमा गहमी होगी कि जो आज से हज़ारों साल पहले हुआ करती थी और जो उस वक्त हमला आवरों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया करती थी। लेकिन मेरी दुआ है कि अब ये जो गहमा गहमी हो हमला आवरों की बजाय उन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करे जो खैर का पैगाम रखते हैं, जो शर का पैगाम नहीं रखते, जो बर्बादी का पैगाम नहीं लाते, जो आबादी का पैगाम लाते हैं। तो ये मुल्तान का सीपैक में भी
फिर आप देखते हैं कि इसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है या इसकी जो जोग्राफियाई तौर पर या इसकी एक आप कह सकते हैं कि तिजारती मरकज़ के तौर पर, इसमें सनअत व हिरफत के मरकज़ के तौर पर इसकी जो पोजीशन है या जो इसकी लोकेशन है वो कभी आप उसको कम तर नहीं कर सकते। वो हमेशा से फरावा चली आ रही है और फरावा वो रहेगी। और इस तरीके से मुल्तान CPEC में का हिस्सा बनने के बाद भी मैं समझता हूँ कि ये इसका जो फैलाव है मुल्तान का और मुल्तानियत का फैलाव ये और बढ़ेगा। ये मुल्तान और मुल्तानियत किसी तौर पर भी अब आप उनको कर्टेल नहीं कर सकते। जनूबी पंजाब में आप देखते हैं कि जो सेक्रेटेरिएट का अलहदा से क़याम ये इब्तदा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, कि जिसके बाद आप किसी भी खित्ते को या किसी भी जगह को, किसी भी शहर को या शहरों के क्लस्टर को आप एक अलहदा से उनकी शनाख्त देने की तरफ जा रहे होते हैं। चूँकि अगर आप किसी शहर को या शहरों के क्लस्टर को, जैसे मैंने अर्ज़ किया है, या पूरे रीजन को या पूरे खित्ते को एक अलहदा सूबाई हैसियत देने को तरफ जा रहे हैं, तो सिर्फ उसके जो एग्जिस्टिंग मामलात होते हैं वही काफ़ी नहीं होते। वहाँ पर जो इंतज़ामी मामलात होते हैं जिसमें अव्वलीन, जिसे आप कह लें बुनियाद या वो जो ईंट रखी जाती है, वो उसके सेक्रेटेरिएट का क़याम है कि उसके बाद फिर वहाँ पर जो मामलात होते हैं हुक्मरानी के, वो वहीं पर इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाते हैं और फिर बड़ा आसान हो जाता है कि आप उसे एक अलहदा सूबे की शक्ल दे सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुल्तान में सेक्रेटेरिएट का क़याम है, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का, जिसका अभी ये है कि उसकी में जो पुलिस और उसमें इंतज़ामी तौर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG दोनों को बहावलपुर और मुल्तान में जिस तरीके से बिठाया गया है, ये एक शक्ल बन रही है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की। अगर एक दफ़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है तो फिर उस खित्ते को, उस शहर को, उस शहरों के क्लस्टर को या पूरे रीजन को अगर आप अलहदा सूबा बनाना जा रहे हैं तो फिर उसको सूबाई हैसियत देना कोई मुश्किल नहीं रहता। आप देखेंगे कि ये शहरों का क्लस्टर, ये पूरा रीजन, ये पूरा खित्ता जो कभी सूबा हुआ करता था, जैसे पहले कहा जाता था कि जब दिल्ली पे सलातीन की हुकूमत होती थी तो कहा जाता था कि जिसका मुल्तान मजबूत उसकी दिल्ली भी मजबूत। तो मैं देखता हूँ कि CPEC के आने के बाद भी इसकी अहमियत और फराम होगी। हम देखते हैं कि इसको सूबाई हैसियत मिलने के बाद इसकी हैसियत और भी मजबूत होगी। और मुल्तान के अगर लोगों की मईशत मजबूत है, जो लोग आज से हज़ारों साल पहले भी 11 टन सोना शाह ईरान को खराज में सालाना अदा किया करते थे, तो अगर वही सोना, वही वसाइल मुल्तान के लोगों के, इस सूबे के लोग, सराकी सूबे के लोगों के और ये जनूबी पंजाब के सूबे के लोगों के वसाइल, अगर मुल्तान के लोगों के, बावलपुर के लोगों के, डरा गाजी खां के लोगों के वसाइल अगर इन पर ख़र्च हो रहे हैं तो ये लोग मजबूत होंगे। ये लोग मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, और पाकिस्तान मजबूत होगा तो पाकिस्तान की जो आने वाली नस्लें हैं वो इसके समर से फैज़याब होंगी और पाकिस्तान और शादोआबाद होगा। तो हम ये बात कभी ना भूलें कि अगर हम अपने सूबों को मजबूत करते हैं तो हम कहीं अपने वफाक को मजबूत कर रहे होते हैं, और अगर वफाक मजबूत है तो फिर पूरा मुल्क मजबूत है। पूरा मुल्क मजबूत है तो फिर वही बात कि जो सलातीन के दौर में कही जाती थी आज से 800-900 साल पहले, कि जिसका मुल्तान मजबूत उसकी दिल्ली भी महफूज। तो आज हमें फिर से हम देख रहे हैं कि फिर वही मुल्तान का ताबनाक दौर फिर आ रहा है, जो यकीनन जो मुल्तान के माजी से भी ताबनाक तर होगा, और खुदा करे कि हम वो दिन देखें और जल्द देखें। तो फिर ये